हेलो दोस्तों। अच्छा, आज सबसे पहले हम लोग ना समझते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना एज एन सिविल सर्वेंट, चाहे आप आईएएस में जाएं या आईपीएस आईएफएस, किसी भी ब्रांच ऑफ वर्क में आपको असाइनमेंट मिले, आपका ना 80% वर्क, जो करियर का 80% वर्क होता है, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए जाता है। मतलब कि वो जो पॉलिसीज फॉर्मुलेशन ऊपर से हुई है ना, जो आपके टॉप बॉसेस ने की हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए आपका लाइफ बीतता है 80%। और उन इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको छोटे छोटे पॉकेट लेवल की पॉलिसीज भी बनानी पड़ती हैं और उनके लिए स्ट्रेटजीज तैयार करनी पड़ती हैं कि आप कैसे चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करोगे। ठीक है, ये करना पड़ता है, ये आपकी एक्चुअल जॉब होती है। इसीलिए यूपीएससी के ट्रेंड में आपने हमेशा नोट किया होगा कि यूपीएससी ने चीज़ों में आपसे हमेशा इम्प्लीमेंटेशन लेवल की चीज़ें पूछी हैं कि चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं। ठीक है, चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं, और इस हिसाब से दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस लेके आए हैं जीएसटी। एंड दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस यहाँ पे जीएसटी का जो आज का नॉलेज डेवलपमेंट है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी भी मेजरमेंट से कहीं ज्यादा डिफरेंट है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ 5 स्टार क्लास। कैसे? बिकॉज हम लोग यहाँ पे न केवल ये पढ़ेंगे कि जीएसटी है क्या, जीएसटी के फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट डिमेरिट्स क्या होते हैं, कौन गेन कर रहा है कौन लूज कर रहा है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स करते हैं। हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट को भी देखेंगे। एंड बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, व्हेन आई से एक्सपीरियंस्ड, इसका ये मतलब नहीं कि आपने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हों, मे बी कि आपने अटेम्प्ट ज्यादा ना दिए हों, अभी 1 2 या 0 दिए हों, लेकिन पुराने साल के पेपर देखने के आधार पर जो आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है इस प्रिपरेशन में, वहां पे आप ये जरूर समझ चुके होंगे कि यूपीएससी आपसे अप्लाइड नेचर की क्वेश्चन लगभग हर डिपार्टमेंट में पूछती है, वो चाहे इकोनॉमी हो या पॉलिटी हो। अप्लाइड नेचर के, अप्लाइड पॉलिटी, इवन हिस्ट्री में चीजें कैसे इंप्लीमेंट करी गई थी, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी चेक करता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अच्छा, इसलिए हम लोग जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन समझेंगे। एंड ऑफ कोर्स जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हुए हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हम कैसे पढ़ रहे हैं? टैक्सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। टैक्सेशन में ये हमारे आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन, अप्रत्यक्ष कर, है ना। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू डियर व्यूअर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्सेप्चुअल आईएएस। आज हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जीएसटी है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एंड लाइक ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज, इकोनॉमी इज अ पिलर सब्जेक्ट। 44 मार्क्स से प्लस ही मान के चलिए आने वाले डेज में जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बहुत मजबूत रखिए अपनी तैयारी को। अभी हम लोग हैं यूनिट नंबर 3 पर यहां पर। एंड हाँ, ये वाली स्लाइड आपको पूरी देखनी चाहिए, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन वाला पार्ट। बजटिंग हम लोग कर चुके हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन भी कर चुके हैं। ठीक है, टैक्सेशन वाला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्स कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो फोकस करेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करेंगे। तो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, इसको स्टार्ट करते हैं। यस, ये हमने पीछे देख लिया है कि टैक्सेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत हम लोगों ने सारे कर लिए हैं। ठीक है, ऑल किसमें करे हैं? अगर आपने नहीं देखे तो आपको यूनिट 2 लेक्चर नंबर 05 यूट्यूब में डालना चाहिए। सिर्फ इतना डालने से, यही हमारा की है, सिर्फ इतना डालने से आपको लेक्चर प्ले हो जाएगा। दूसरी बात, आज हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि जीएसटी हमारा जो है वो मेन फोकस रहने वाला है। जब हम जीएसटी कहते हैं तो इसके अंतर्गत आपको आज आप जानेंगे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी ये क्या है, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी ये क्या है, कस्टम ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी। एक और चीज दोस्तों, यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है पूछने का कि जीएसटी के आ जाने के बाद से कौन कौन से टैक्स एग्जिस्ट करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से टैक्स नहीं एग्जिस्ट करते, है ना। कौन कौन से टैक्स अब नहीं एग्जिस्ट करते, तो उनमें देखो, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं तो ये है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का पुराना क्लासिफिकेशन, ओल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये न्यू है, ये वाला न्यू है। ठीक है, जिसमें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये थे यूनियन के।
आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूनियन के कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम हुए हैं। मोर देन 15 टैक्स सब्ज्यूम हुए हैं। हम लोग तो सिर्फ इंपॉर्टेंट की ही बात कर रहे हैं। स्टेट के वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री एंड स्टैंप ड्यूटी, ये सारी चीजें सब्ज्यूम हो चुकी हैं अंडर दी जीएसटी। अब जीएसटी के प्रोविजन में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज अगेन यूपीएससी बहुत आसानी से बहुत बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के पूछती है और एस्पायरेंट्स फंस जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया था कि डायरेक्ट टैक्स वो हैं जो जिस कैंडिडेट पे लगाए जाते हैं उस पर, जैसे मान लीजिए कि आप पर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया है ना, तो गवर्नमेंट सीधे आपसे डायरेक्ट टैक्स वसूलती है, ठीक है, सीधे आपसे वसूलती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस में क्या है कि अगर कंज्यूमर है ना, ये कंज्यूमर है, ये है असली टैक्स पेयर, तो कंज्यूमर पैसा एमआरपी के साथ टैक्स किसको पे करता है? सेलर को, ठीक है। जबकि आपको पता है कि सेलर का कोई राइट नहीं बनता है जीएसटी को होल्ड करने का। सेलर से वो मैन्युफैक्चरिंग या डायरेक्ट फिर इसके बाद गवर्नमेंट को जाता है। देखो टैक्स पे राइट किसका है, टैक्स पे क्लेम किसका है? गवर्नमेंट का। पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर। लेकिन क्या कंज्यूमर ऐसे गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे कर सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। कंज्यूमर जब कोई गुड्स या सर्विसेज, गुड्स जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं पार्ले जी बिस्किट या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट, मेडिसिन है ना, सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल की सर्विसेज, एजुकेशन की फैसिलिटीज या कुछ भी आप सर्विसेज अवेल करते हैं, तो आप सर्विसेज में जो अमाउंट पे करते हैं, गुड्स में जो अमाउंट पे करते हैं, उनमें इनडायरेक्ट टैक्सेस हिडन होते हैं। देखिए कितने स्मार्ट एंड तरीके से गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। इन गुड्स एंड सर्विसेज में टैक्स हिडन होते हैं, ठीक है। एंड जब आप चीजों को बाय करते हैं तो ये टैक्स का अमाउंट सीधे गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली आपसे और डायरेक्टली किसी सेलर से या मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आपको पता है, चलो ये एग्जांपल यहाँ पे उतना रेलेवेंट नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक प्रोडक्ट होता है सिगरेट, ठीक है, सिगरेट में जब कंज्यूमर 10 रुपए पे करता है तो मोर देन 5 रुपए, ठीक है, मोर देन 5 रुपीज गवर्नमेंट को प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर, अपने आप में प्रतिगामी होते हैं, मतलब रिग्रेसिव इज इन नेचर। कैसे? मतलब ये कि ये गरीब पर अधिक बोझ डालता है, अधिक बोझ डालता है, ठीक है, बिल्कुल याद कर लो इसे। ये गरीब पर अधिक बोझ डालता है और अमीर पर कम। कैसे? अमीर पर कम, है ना। कैसे देखते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट का हमें याद आ रहा था, मान लीजिए 10 रुपए का कोई पैक आप पार्ले जी का खरीदते हैं, तो यही प्राइस तो अंबानी भी पे करता है, यही प्राइस अडानी भी पे करता है ना, और यही प्राइस आप भी पे करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो इसमें टैक्स होगा, एक पल के लिए मान लेते हैं कि 1 रुपया टैक्स है, ठीक है, 1 रुपया टैक्स है, तो आप अंबानी अडानी सब लोग 1-1 रुपया ही टैक्स पे करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम कम है, आपकी इनकम कम है, इसलिए आपकी इनकम के अनुपात में ये जो टैक्स का अमाउंट है वो ज्यादा आएगा अडानी या अंबानी की इनकम की अनुपात की तुलना में, इसलिए इसे बोला जाता है कि ये रिग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो इसको एक बार फिर से मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं एंड फिर देखते हैं क्या दिक्कत आती है, ठीक है। हमने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव कहने का मतलब यह है कि गरीब पर इसका बोझ ज्यादा आता है। प्रतिगामी कहने का मतलब यह है कि गरीब पर इसका बोझ ज्यादा आता है इन अमीरों की तुलना में, अमीरों में इसका बोझ कम पड़ता है, ठीक है। तो ये कहने के पीछे आधार क्या है? देखो ऐसे कि जैसे मान लीजिए आपका नाम है मोहन, ठीक है, मोहन, और दूसरी तरफ है अडानी।
आपकी इनकम है 1,000 रुपए प्रतिदिन, अडानी की इनकम है 10 करोड़ प्रतिदिन। ठीक है, अब मान लीजिए कि प्रतिदिन आप 100 रुपए बाजार से खरीदते हैं, अडानी 100-200 वो भी कुछ खरीदता होगा, है ना। तो जब 100 रुपए का आप खरीदते हैं तो उस 100 रुपए में अगर 10 रुपए आपने टैक्स पे किया, तो अंबानी जब बाजार से 100 रुपए, अडानी जब खरीदेगा 100 रुपए का सामान, तो वो भी तो 10 रुपए ही टैक्स पे करेगा। ऐसी कंडीशन पर आप पर डेली की इनकम के हिसाब से 1% का बर्डन आया, 1% का बर्डन आया, और अडानी पे कहीं 0.00001% का बर्डन आएगा, है ना, उससे कम। तो किस पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ा, किस पे इसका बोझ ज्यादा पड़ा, आप पर, है ना, आप पर। ठीक है, अडानी पे बहुत कम पड़ा उस हिसाब से। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये अपने आप में रिग्रेसिव है। आई थिंक अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमको सबसे पहले समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो रिग्रेसिव इन नेचर हैं। अच्छा, अब और कौन सी इनडायरेक्ट टैक्स है पहले तो ये समझ लेते हैं कुछ, जैसे कि उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। ये मैंने आपसे बताया था कि जब वस्तु फैक्ट्री में बनती है, फैक्ट्री में कोई भी आर्टिकल बनता है, कोई भी वस्तु बनती है, वस्तु को ही हम यहाँ पे आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो वो वेयर हाउस में जाए उससे पहले एक्साइज यहाँ पे लगता था। ठीक है, उसमें क्या लगता था, एक्साइज, उत्पाद शुल्क, है ना, एक्साइज ड्यूटी वो लगता था। और सीमा शुल्क आयात और निर्यात पर, है ना, जब वस्तुएं आयात या निर्यात की जाए तो उनपे सीमा शुल्क लगता था। देखो ये सब ना, आप ये है तो हटाई दो, अब ये सब था हो गए हैं। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी कानूनी लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी कहां लगता है, तो कानूनी लेन देन जितने भी होते हैं उन पर स्टाम्प ड्यूटी लगता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप पोस्ट कार्ड लिखते हैं, है ना, पोस्ट कार्ड, उसमें ऐसा टिकट लगता है ना, उस टिकट की कुछ कीमत होती है, मान लेते हैं 15 रुपए। ठीक है, हाँ, हम लोग जब बच्चे थे तो ये 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के आते थे, अब तो ज्यादा पैसे वाले आने लगे हैं, 15 रुपए 20 रुपए के। ठीक है, तो ये जो 15 रुपए ना, इसको लागू कौन करता है, इसको लागू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। पहला आपका क्वेश्चन आ गया, है ना, इसको कौन लागू करता है, इसको लागू करता है। अच्छा, आप लिख रहे हैं ना, नहीं लिख रहे तो गलती कर रहे हैं, आप लिखते चलो साथ में, क्योंकि आपको ब्लैंक पीपीटी मिल जाती है, फिर आपका काम नहीं होता उससे। इसको कौन लागू करता है, तो इसको लागू करते हैं राज्य सरकार। अच्छा, अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में अलग अलग लागू करेंगे तो उनकी दरें अलग अलग हो सकती हैं, है ना। तो स्टाम्प ड्यूटी राज्यों द्वारा लगाया जाता है, अलग अलग राज्यों द्वारा लगाया जाता है, इसलिए ये अलग अलग होती है। इसके अलावा एंट्री टैक्स, भारत में राज्य सरकारों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में, जब मान लेते हैं जैसे 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 ये है उत्तराखंड का बॉर्डर, इधर यूके है और इधर यूपी है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा। तो जब इस साइड से इस साइड या इस साइड से इस साइड कोई वस्तु जाएगी, तो बॉर्डर में पहले दो राज्यों के बीच में बॉर्डर में एंट्री टैक्स लगता था। ठीक है, एंट्री टैक्स लगता था, खत्म, ये सब खत्म। अब ये सारे कोई टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जीएसटी के अंतर्गत सब्ज्यूम हो गई हैं। यहां पे अब देख लो फिर से एक बार, ये सारी चीजें यहां पे, यस, एक्साइज ड्यूटी अब जीएसटी के अंतर्गत है सेंट्रल में, कस्टम ड्यूटी जीएसटी के अंतर्गत आ गया है, सर्विस टैक्स जीएसटी के अंतर्गत आ गया है, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी, और राज्यों वाले में वैट, एंटरटेनमेंट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें कहां पे आ गए हैं। हाँ, स्टाम्प ड्यूटी का जिक्र नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टाम्प ड्यूटी का, अच्छा हाँ, तो है तो स्टाम्प ड्यूटी का ये भी, मतलब ये सारे स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जितने हैं ये सब खत्म। अब जो है सिर्फ एक टैक्स बचा है, कौन सा, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी। अच्छा, जीएसटी रिजीम के पहले राज्यों के पास टैक्स लेने का एक मैकेनिज्म था जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। तो ये वैट का क्या हुआ है, एक सेकंड, हाँ, अब वैट भी खत्म हो गया है और ये वैट अब ये जीएसटी के अंतर्गत सब्ज्यूम हो गया है। ठीक है, यहां पे वैट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वैट था
ये केवल मूल्यवर्धन पर लगाया जाता था। एक क्वेश्चन देखते हैं ना, फिर पहले हम लोग वैट समझेंगे, और वैट के बाद हम लोग एंटर करेंगे जीएसटी पर। ठीक है, वैट क्यों समझेंगे, वैट खत्म हो गया इसके बावजूद। देखो टेक्निकली जीएसटी भी अपने आप में, टेक्निकली क्या है, टेक्निकली वैट है। ठीक है, यानी कि जीएसटी अपने आप में टेक्निकली क्या है, वैट है, वैट। ठीक है, तो इस आधार पर क्योंकि जीएसटी वैट है, आपके लिए जरूरी है कि आप पहले जीएसटी समझ लो, सो दैट कि वैट समझ लो, सो दैट कि आपको जीएसटी ठीक से समझ आए। ठीक है, क्या इसकी टेक्निकलिटी है ये हम लोग अभी समझने वाले हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, एंड सूटेड कलर कौन सा होगा, रेड, रेड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य वर्धित कर की विशेषता नहीं है, आप लोग अटेम्प्ट करो। अब देखो मैंने हिंट दे दिया, नहीं है। ठीक है, मुझसे पहले आप लोग अटेम्प्ट करो। अच्छा, यह कराधान की एक बहुबिंदु गंतव्य आधारित प्रणाली है। हाँ, मल्टी पॉइंट है, वैट अपने आप में मल्टी पॉइंट है, सही है। डेस्टिनेशन बेस है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है जब वस्तु में कोई वैल्यू एडिशन होती है ना, वैल्यू एडिशन उस पे लगाया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, यह वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम खपत पर कर है। ठीक है, अंततः उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। अभी हमने इसकी बात करी कि देखो गवर्नमेंट इसको प्राप्त करने का अधिकार रखती है और इसका असली देनदार कौन है, उपभोक्ता, ग्राहक। इसके बारे में बात करी, मतलब ये तो तीनों सही है, तो कौन सा नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये विकल्प सही बचा। ठीक है, मतलब ये विकल्प हमारा आंसर वाला विकल्प है, कहने का मतलब कि डी इज दी आंसर। अब इसको जरा एक बार देखते हैं कैसे सही है या गलत है। यह मूल रूप से केंद्र सरकार, ठीक है, का विषय है और राज्य सरकारें इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सहायक हैं। ठीक है, तो मेनली केंद्र सरकार ने बनाया था, राज्य सरकार इसे इंप्लीमेंट तो उसे सफल कार्यान्वयन के लिए उनको सहायक माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ वैल्यू एडेड टैक्स। कब पूछा गया था, यूपीएससी में 2011 में। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इस बात की बहुत कम चांसेस कि वैट पर क्वेश्चन आए। हाँ, वैट की टेक्निक पे आ सकते हैं अभी भी क्वेश्चन कि वैट अप्लाई कैसे होता है। क्यों वैट की टेक्निक में क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज अब भी मैंने बताया कि जीएसटी अपने आप में वैट है। ठीक है, अगर ये लिख के आ जाए कि जीएसटी वैट है, आपको मानना पड़े, आपको आंसर टिक करना पड़ेगा, यस जीएसटी वैट है। ठीक है, कौन सा एक विशेषता नहीं है, तो ये डी सही है। अच्छा एक मिनट, ये गलत क्यों है, तो ये केंद्र सरकार वाला पॉइंट गलत है। ठीक है, ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, ये जीएसटी किसका है, राज्य सरकार, राज्य सरकार का विषय है। राज्य इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट इसका ध्यान देना है, इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, ये विषय पूरी तरह से राज्य सरकार का है, वैट। अब चूंकि वैट एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हम लोग वैट पे अब फोकस नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधे जीएसटी में जंप करेंगे। ठीक है, हाँ, पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं कि ये वैट लागू कैसे होता है, वैट की टेक्निक क्या है। ठीक है, ये जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है, इसी के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जो भी मूल्यवर्धन है, जो भी मूल्य वर्धन है, ठीक है, ये उस पे लागू होगा। मूल्यवर्धन है, जो भी मूल्यवर्धन है ये उस पे लागू होगा। तो अब मूल्यवर्धन कैसे होता है, वैल्यू एडिशन कैसे होता है, इंग्लिश में लिखेंगे वैल्यू एडिशन। ठीक है, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन।
एक सेकेंड, ये आज प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? चलिए देखते हैं। वैल्यू एडिशन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये एक सिप्ला कंपनी है, ठीक है, और सिप्ला कंपनी मान लीजिए इस तरह की दवाएं बनाती है। अब ये जो दवाएं हैं, सिप्ला कंपनी मान लेते हैं 100 रुपए की, 100 रुपए मूल्य लगाकर अपोलो फार्मेसी को ये दे देती है ना। तो सिप्ला ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 100 रुपए का अपोलो फार्मेसी को दे देती है। अपोलो फार्मेसी इसकी और वैल्यू एडिशन करती है, मान लीजिए इसकी पैकेजिंग, डिजाइन, ब्रांडिंग वो सब मिला के इन्होंने 100 रुपए का वैल्यू, इन्होंने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया, ठीक है। तो टोटल 100 रुपए तो पहले इनकी कॉस्ट हो गई, 100 रुपए वैल्यू एडिशन कर दिया, तो कॉस्ट 100 रुपए, ठीक है, और ये वैल्यू एडिशन है 100 रुपए, वैल्यू एडिशन। तो अब मिला के इस दवा की प्राइस कितनी हो जाएगी? 200 रुपए, ठीक है। इस दवा की प्राइस हो जाएगी 200 रुपी। इन दैट केस अगर मान लिया जाए किसी टाइम में कि वैट 10% है, वैट 10% है, कैसे लागू होगा, है ना। ये अपने आप में थोड़ी चुनौती है। एक ये ना थोड़ा परेशान कर रहा है आज पेन। चलो जाओ, चलिए देखते हैं। तो 10% अगर हमारे पास एक मान लेते हैं कि कोई स्टैंडर्ड वैट का रेट है 10%, तो लागू कैसे होगा? ये थोड़ा सा चुनौती भरा है, इसी को आज समझना है कि लागू कैसे होगा। नाउ, हाँ, नाउ जैसे कि मान लीजिए सिप्ला कंपनी है, जब इसने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया था ना, तो 100 रुपए में 10% वैट बनता है, 10% वैट बनता है, 10% वैट बनता है। तो ये 10% अगर हम वैट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100 रुपए के अगेंस्ट में 10 रुपए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अपोलो फार्मेसी ने 100 रुपए तो उनकी कॉस्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने सिप्ला से 100 रुपए की खरीदी है, 100 रुपए को उन्होंने वैल्यू एडिशन किया, हो गई 200 रुपए की। तो ये 10% जो टैक्स है वो किस पे लगेगा? इस 200 पे लगेगा, या जो वैल्यू एडिशन इस इन्होंने किया इस पे लगेगा। अब अगर आप टेक्निकली साउंड है तो आप समझ जाएंगे कि वैल्यू एडिशन जितना अमाउंट का हुआ है, यानी कि इस 100 रुपए में, केवल इस 100 रुपए में 10% लगेगा, तो टैक्स यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10% टैक्स इस पे लगेगा। तो ये आइडियली कितना होना चाहिए? 10 रुपए टैक्स और हो जाना चाहिए। तो टैक्स का टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? टैक्स का टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? 10 + 10 बराबर 20 रुपए, ठीक है। टैक्स का ये अमाउंट होना चाहिए। बट ये केस नहीं है, ये सच नहीं है, इस तरह लागू होता नहीं है। क्यों? इस तरह कैसे लागू हो सकता है? मान लीजिए कि एक कार बनाने वाला है, वो रबर यानी कि टायर किसी और से खरीदता है, पेंट किसी और से खरीदता है, बॉडी किसी और से खरीदता है, मेटल्स किसी और से, और इस तरह उसके हजारों सप्लायर होते हैं, तब जाके फाइनली कार अपने आप में बनती है ना, तब जाके वो कार बनती है। ऐसी कंडीशन पे ये बात कैसे स्टैब्लिश की जाएगी? ये बात कैसे स्टैब्लिश की जाएगी कि कितना टैक्स कब किससे किस पॉइंट पे लगाया जाए? वो अपने आप में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स विषय हो जाएगा। इसलिए इसलिए इसका मैकेनिज्म क्या है कि गवर्नमेंट यहां पे 10% टैक्स अप्लाई करेगी, ठीक है, 10% टैक्स अप्लाई करेगी, तो हो जाएगा टैक्स सीधे 20 रुपए। लेकिन वैल्यू एडिशन तो यहां पे करे हैं, टैक्स यहां लगना चाहिए, और इन्होंने तो 2 बार टैक्स पे कर दिया, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो, ठीक है, इन्होंने 2 बार टैक्स पे कर दिया ना। जब 10% इस पे लगा, तो टैक्स तो ये पे करेंगे ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तो अपोलो फार्मेसी टैक्स पे करेगी। तो इन दैट कंडीशन 200 रुपए में जब 10% टैक्स लगेगा, टैक्स का अमाउंट हो जाएगा 20 रुपए, तो 20 रुपए तो ये अपोलो पे कर रहा होगा, है ना, 20 रुपए ये अपोलो पे कर रहा है। तो सिप्ला पे तो कोई बोझ आया नहीं जी, नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पे सिप्ला से 10% टैक्स लेगी, यहाँ पे 20 रुपए टैक्स, 10 रुपए सिप्ला से लेगी, 20 रुपए लेगी अपोलो फार्मेसी से। गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना प्राप्त हुआ? 30 रुपए, और टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 100 रुपए सिप्ला के द्वारा, 100 रुपए अपोलो के द्वारा, तो वैल्यू एडिशन तो 20 रुपए का हुआ।
लेकिन टैक्स तो सरकार ने 30 रुपए ले लिए, जबकि सरकार को केवल 20 रुपए टैक्स लेना चाहिए। जी हाँ, ऐसी कंडीशन पे गवर्नमेंट 10 रुपए इनको वापस करेगी, और वो जो मैकेनिज्म है वो बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट, लिखिए इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ये टैक्स लेगी, और ये टैक्स लेगी, और जो अतिरिक्त पैसा उसने अपोलो से ले लिया है वो अपोलो को इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से पैसा वापस करेगी। ठीक है, तो ये तो आपने वैट का मैकेनिज्म समझ लिया। अब इस पेज की एसेंस पे आते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है ना, वैट जैसी चीज की आवश्यकता क्या है। तो नाउ हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वैट की आवश्यकता क्या है, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपसे बोला ना कि अगर गवर्नमेंट ने सिप्ला से टैक्स ले लिए, ठीक है, सिप्ला से 10 रुपए टैक्स लिए, और दवा की कीमत 100 से बढ़कर 110 हो गई, फिर इनके लिए कॉस्ट, अपोलो फार्मेसी के लिए कॉस्ट हो गई 110 रुपए, और अगर गवर्नमेंट इस पे भी 10% टैक्स लगाएगी, इन्होंने वैल्यू एडिशन किया 100 रुपए का, हो गया 210 रुपए। तो गवर्नमेंट जब इस पे टैक्स लगाएगी तो आप ध्यान दो कि ये जो 10 रुपए है जो कि असली में टैक्स है, इस 10 रुपए पर भी टैक्स और लग जाएगा 10%, यानी कि 1 रुपए इसकी कीमत तो फालतू में बढ़ गई सिर्फ टैक्स के अमाउंट के होने से। और इस टैक्स ऑन टैक्स को, अभी टैक्स पे टैक्स लग गया ना, टैक्स ऑन टैक्स को टैक्स ऑन टैक्स को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। पेन आज गड़बड़ कर रहा है, क्यों, वी डोंट नो। एक मिनट, सेकंड। जस्ट सेकंड। हाँ, हम लोग हैं इस पॉइंट पे, हम लोग समझ रहे थे कैस्केडिंग इफेक्ट। जब टैक्स के ऊपर यानी कि कर के ऊपर कर लग जाए तो हम उसे ही बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा होता है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, दो चीज हमने देख ली, एक तो ये कि कैसे मूल्यवर्धन पे टैक्स लग रहा है ये, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे कम कर रहा है, क्योंकि वैट का उद्देश्य ही है कि जितना वैल्यू एडिशन हुआ हो, जितना मूल्यवर्धन हुआ हो, सिर्फ उस अमाउंट पर टैक्स लिया जाए, है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, कैस्केडिंग इफेक्ट्स को अवॉइड किया जाए, और उसका तरीका है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, और कैस्केडिंग इफेक्ट भी आपने समझ लिया। वैट का मैकेनिज्म जो मैंने आपसे बताया वो इधर फिर से एक बार डिस्कस किया गया है। हाँ, कैसे, देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसने किसी वस्तु पर 100 रुपए का मूल्यवर्धन किया, ठीक है, तो और 10% अगर टैक्स है तो 10 रुपए टैक्स के वो गवर्नमेंट को पे करेगा, है ना, और 100 रुपए वस्तु की जो वैल्यू एडिशन किया गया है, इसका हम उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ए ने बनाया रबर, रबर, ठीक है, और इस रबर पे 10 रुपए का टैक्स उसने गवर्नमेंट को दे दिया 10% के रेट से, तो वस्तु की कीमत हो जाएगी 110 रुपए, ठीक है, वो दे दिया इसने बी को, बी ने इस पे मूल्यवर्धन किया कितने, 200 का, और वस्तु की कीमत हो जाएगी ये 10 रुपए टैक्स और 100 रुपए का मूल्यवर्धन, 200 रुपए का मूल्यवर्धन, तो ये टोटल हो जाएंगे 310 रुपए, ठीक है, 310 रुपए। लेकिन यहीं पर गवर्नमेंट टैक्स किस तरह लगाती है ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने यहां पे उल्टा कर दिया तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है।
तो बात गलत हो जाएगी। इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ए रबर बना रहा है तो इनके लिए इनपुट की कॉस्ट क्या है, अभी कुछ नहीं। अभी इनकी इनपुट की कॉस्ट, चूंकि ये रबर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, रबर पेड़ से निकालना इत्यादि, ठीक है। और इन्होंने जब रबर तैयार करी उसका मूल्य 100 रुपए है, तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 100 रुपए का। अब चूंकि अभी इन्होंने कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं पे किया है, जब टैक्स ऑन टैक्स नहीं पे किया तो इनके पास जो वैट का रिफंड आएगा वो शून्य आएगा, ठीक है। सेल प्राइस वो प्राइस होती है जो टोटल कॉस्ट जुड़ के आती है, ठीक है, एक्सेप्ट अभी टैक्स नहीं। टैक्स तो जब बिल बनेगा तब लगेगा ना, बिलिंग के समय टैक्स लगेगा, और जब टैक्स का अमाउंट 10 रुपए जुड़ गया तो सेल प्राइस एंड टैक्स को जोड़कर जो आएगा वो इनवाइस आएगा, ठीक है। उसको हम इनवाइस बोलते हैं। जब आपकी सेलिंग प्राइस जो होती है, सेलिंग प्राइस में टैक्स जोड़ देते हैं तो जो प्राइस आता है उसको बोलते हैं इनवाइस प्राइस, इनवाइस बोलते हैं। इनवाइस इस समय प्रिपेयर होते हैं, तो इनवाइस में टैक्स जुड़ा रहता है, ठीक है, इनवाइस में टैक्स जुड़ा रहता है। ये एक बात हो गई। अच्छा, तो इस तरह से यहां पे हम देखते हैं, हाँ, इस तरह से यहां पे हम देखते हैं कि इनका जो प्राइस आएगा वो कितना आ गया, 110 रुपए। ये 10 रुपए टैक्स, ये आप समझ गए। ये बी के लिए हो जाएगी कॉस्ट, तो बी के लिए ये हो जाएगी कॉस्ट, क्योंकि बी ने रबर इनसे खरीदा, ए से, है ना, बी ने ए से रबर खरीदा। अब मान लीजिए बी उसमें टायर बना दिया उसको, तो टायर बनाने में जो मूल्यवर्धन उसने किया वो 200 रुपए का किया, ठीक है। और तो ये 200 रुपए का मूल्यवर्धन और इस 100 रुपए का मूल्यवर्धन टोटल हो गया 300 रुपए, लेकिन इनके लिए तो कास्ट 110 रुपए। हाँ, क्योंकि ये कुल अमाउंट में टैक्स पे करेंगे और इसलिए इनका 10 रुपए का वैट रिफंड का हक बनता है। क्यों, ये देख लेते हैं। जब मान लीजिए कि 200 रुपए का इन्होंने वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपए का ए ने वैल्यू एडिशन किया, तो टोटल वैल्यू एडिशन हो गया 300 रुपए का, ठीक है, 300 रुपए का। अब इस पे अगर ये 10 रुपए 10% की दर से टैक्स पे करेंगे तो टैक्स कितना पे करेंगे, 300 रुपए। मूल्यवर्धन तो इन्होंने सिर्फ 200 का किया है ना, तो इनको आइडियली सिर्फ 20 रुपए टैक्स पे करना चाहिए। तो 300 रुपए पे ये 30 रुपए टैक्स पे करेंगे, 300 रुपए पे ये 30 रुपए टैक्स पे करेंगे। एंड क्योंकि इन्होंने 10 रुपए ज्यादा टैक्स पे किए हैं, वो इनका वैल्यू एडिशन था ए का, ठीक है, तो इनको 10 रुपए का टैक्स रिटर्न मिलेगा, जिसे हम वैट रिफंड, या वैट रिफंड का जो मैकेनिज्म है उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। वैट रिफंड का जो मैकेनिज्म है उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। अब तो इनके लिए जो बी के लिए सेल प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 300 रुपए। क्यों, 200 रुपए इनका वैल्यू एडिशन, 100 रुपए इनका वैल्यू एडिशन, 10 रुपए टैक्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, यही इनको, चूंकि ये 10 रुपए बी अपने टोटल अमाउंट में पे करते हैं, तो ये वैट रिफंड इनका 10 रुपए बनता है। 10 रुपए यहाँ पे कम हो जाता है, देखो माइनस का साइन लगा है, तो इनका जो सेल प्राइस आया वो 300 आया। अब ये 300 पर वैट 10% पे करेंगे, कितना, 30, तो इनवाइस प्राइस आ जाएगा इनका। इनवाइस जो बनेगी वो 330 की बनेगी। इनवाइस वो होती है जो नॉर्मली आप कभी होलसेल की परचेज में देखने जाओगे, जहां से रिटेलर लोग अपना सामान लाते हैं, तो उनको जो बिल मिलता है वही इनवाइस होता है, ठीक है। उसमें सेल प्राइस एंड टैक्स जुड़ने के बाद इनवाइस बनता है, ठीक है। ये याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकते हैं कि हाँ इनवाइस में क्या क्या ऐड होता है, टैक्स ऐड होता है कि नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपने ये देखा कि कैसे ये जो है मैकेनिज्म काम करता है, ये वैट वाला मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये आपने समझ लिया। आप देखते हैं कि कैसे जो है हाँ, जीएसटी में कैसे चीजें थोड़ी अलग हैं, या क्या अलग है, क्योंकि देखो टेक्निकली तो वैट ही है, तो बाकी चीजें तो उसमें कॉमन रहेंगी, बाकी चीजें उसमें कॉमन रहेंगी। बस एक आध मामूली सा डिफरेंस आएगा। अब जीएसटी को समझते हैं, है ना। जीएसटी को समझने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के
प्रणाली में मूल समस्या को समझने की आवश्यकता है, जो कि जीएसटी से पहले, अब देखो जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी के से पहले मूल समस्या क्या थी? एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट वाली समस्या थी, है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट। अब आप बोलोगे वैट था तो कैस्केडिंग, देखो वैट था तो क्या हुआ, 15 और तो टैक्स थे ना, 15 और टैक्स थे वैट होने के बावजूद, तो उसकी वजह से कैस्केडिंग तो होता ही है। गवर्नमेंट जहां भी टैक्स ले लेगी, मान लीजिए रबर पे टैक्स ले लेगी, तो वो टैक्स का बर्डन आएगा टायर मेकर पे। वो हमने पीछे बात करी जो कैस्केडिंग इफेक्ट की, वो वाली चीज है। ठीक है, मान लेते हैं कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। अच्छा, ये कैस्केडिंग इफेक्ट है समझाने की कोशिश की गई है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर 12% है किसी प्रोडक्ट ए पर, 12% जब जुड़ जाएगा, है ना, मान लीजिए 100 रुपए है वैल्यू एडिशन, तो अगर ये 12 रुपए 50 पैसे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 112 रुपए 50 पैसे। ठीक है, अब जब दोबारा इस पे कोई टैक्स लगेगा तो वो टैक्स इस 100 पे लगा और इस 12 पे भी लग जाएगा, तो वो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा, टैक्स ऑन टैक्स, और ये मूल्य को अप्रत्याशित रूप से ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए वैट लाया गया था और जीएसटी में इस प्रणाली को आगे जारी रखा गया है। तो जिसमें कि अब चूंकि जीएसटी आ जाने के बाद तो इस सारे जितने एडिशनल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सारे तो नहीं बट मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्स वो खत्म हो गए। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कि किन किन चीजों में इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई होप कि आपको कंजम्पशन वाली लिकर तो पता ही होगा, एंड पेट्रोलियम आप है कि नहीं ये आप बताना, डीजल पेट्रोल, ठीक है या नहीं ये आप बताना। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसका सही आंसर रिप्लाई करूंगा, अगर आपका गलत हुआ तो, और सही हुआ तो उसमें लाइक आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले कितने टैक्सेस थे, तो ये हम देखते हैं कि पहले इतने तरह के टैक्सेस थे। तो यही सारी चीजें हैं जो टैक्स ऑन टैक्स बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए ने बी को कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो जो वैल्यू एडिशन है, सेल प्राइस है, उसमें एक्साइज ड्यूटी जुड़ता था, ये यहाँ पे 100 का 12.5% जुड़ गया, वैट जुड़ता था, तो 100 प्लस 12.5% तब यहाँ पे वैट जुड़ा, है ना। तो जो देखो 100 रुपए तो हो गया वैल्यू एडिशन, 12.5% हो गया उसमें एक्साइज ड्यूटी, है ना, फिर इसके बाद वैट उसमें। अब देखो ये 12.5 इस ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि जब वैट अप्लाई होगा तो ये 10% इस पर भी लग जाएगा, अननेसेसरी 1 रुपए 25 पैसे इसका जो है वो टैक्स ऑन टैक्स क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए अमाउंट लाख करोड़ में होता तो यहाँ पे 1 लाख और 25 करोड़ रुपए 1.25 लाख करोड़ जो है वो टैक्स ऑन टैक्स के ही केवल इकट्ठा हो जाते हैं ना। तो इन्हीं चीजों को प्रिवेंट करने के लिए यही होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। इन्हीं चीजों को प्रिवेंट करने के लिए जीएसटी का मैकेनिज्म लाया गया है, जिसमें सारे ये वाले सारे टैक्स सब्ज्यूम कर लिए गए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, टैक्स ऑन टैक्स के चांसेस हो गए कम। अब जीएसटी को थोड़ा सा फंडामेंटल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी 17 राज्यों, 17 केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों को कम कर दिया है जीएसटी ने। मतलब कि पहले केंद्रीय और राज्य कर मिला के करीब 17 टैक्सेस थे, उनको जीएसटी ने कम कर दिया है। ठीक है, अब कौन कौन से टैक्स है हमने पीछे नाम पढ़ लिए हैं, जिसमें कि एक्साइज ड्यूटी था जिसको हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहते हैं। ठीक है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे और भी हमने कई पीछे नाम पढ़े हैं, वो सारे खत्म होके केवल एक जीएसटी बचा है, ये सब खत्म हो गया, अभी ये सब एग्जिस्ट भी नहीं करता। ठीक है, जीएसटी पूरे देश के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, और जो भारत को एकीकृत आम बाजार बनाने की ओर एक कदम है। ठीक है, दिस इज एन स्टेप टू यूनिफाई इंडिया इनटू वन मार्केट, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू वन मार्केट, इंडिया इनटू वन मार्केट। जीएसटी एक सिंगल टैक्स है जिसके की हाँ, ये केवल एक टैक्स है अब, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी भी कहीं लिखा होगा वो शामिल है। सीजीएसटी किसका है, केंद्र का, सेंट्रल। एसजीएसटी किसका है, स्टेट का। और अगर कोई उत्पाद
सभी राज्यों में बेचा जा रहा है तो केंद्र द्वारा आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, आईजीएसटी लगाया जाएगा। अच्छा, आईजीएसटी का प्राइस कितना होगा ये ध्यान देना। आईजीएसटी जब अप्लाई होता है तो इसका इसका वैल्यू इतना, इसका मूल्य कितना निकल के आता है ये ध्यान देना है आज। ठीक है, जीएसटी मूल रूप से एक वैट है, ये हमने पीछे बात कर लिया है, विच इज अ वैल्यू एडेड टैक्स ओनली, अप्लाई इन वैल्यू एडिशन ओनली। ठीक है, जीएसटी को पेश करने के लिए सितंबर 2016 में संविधान का 101वां संशोधन किया गया। इंपॉर्टेंट है ना, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, मतलब कहने का कि सितंबर 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे लागू किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार ने सीजीएसटी अधिनियम बनाया। अब इन शब्दों में ध्यान दो, सीजीएसटी बनाया केंद्र सरकार ने, एसजीएसटी नहीं। ठीक है, प्रत्येक सरकार, राज्य सरकार ने एसजीएसटी अधिनियम अपने राज्यों के लिए बनाया। केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड जीएसटी भी बनाया, जो कि यानी कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर भी बनाया, जो कि राजस्व में भरपाई के लिए अंतरराज्यीय लेन देन में और जीएसटी राज्यों को मुआवजा देने के लिए। अच्छा है, एक तो ये कि आईजीएसटी बनाया जो राज्यों में राजस्व कमी बनाया है। एक सेकंड, आईजीएसटी बनाया। देखो आईजीएसटी कब लागू होता है, जब कोई गुड्स एक स्टेट में बनता है, जैसे मान लो स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जब एक और ये स्टेट 3 है, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट ए है वो इस स्टेट में बना और स्टेट 2 में भी स्टेट 3 में भी हर जगह बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर केंद्र सरकार आईजीएसटी लगाएगी। ठीक है, आईजीएसटी लगाएगी जिसका मूल्य सीजीएसटी और एसजीएसटी के बराबर होता। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के बराबर होता। दैट्स इट, ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं अभी देखते हैं। हाँ, अच्छा, आईजीएसटी के कारण राज्यों को कुछ रेवेन्यू लॉस है, स्टेट को रेवेन्यू लॉस है, और इस रेवेन्यू लॉस के लिए कंपेंसेशन टू एक्ट, ये यहां पे पूरा है। जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017 भी बनाया, एक जो और एक्ट बनाया, यहां से इतना आप ध्यान दो, जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017 भी बनाया। ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट 2016, जीएसटी काउंसिल हैज क्रिएटेड अ बॉडी, है ना, जीएसटी काउंसिल, एक मिनट, जीएसटी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड। अब जीएसटी काउंसिल क्या है, एक बॉडी है, निकाय है। जीएसटी काउंसिल एक निकाय है। किस प्रकार का निकाय है, जिसमें कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे, और अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, वो इसके मेंबर होंगे। ठीक है, कौन है, अनुराग ठाकुर। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट। अब इसमें देखो, स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के वित्त मंत्रियों या किसी दूसरे मंत्रियों को इसमें अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये लोग इसके मेंबर होंगे, इस काउंसिल के। ठीक है, इस काउंसिल के। अब काउंसिल काम कैसे करेगी ये जानना भी साथ में चाहिए, या इसके क्या काम होंगे ये भी जानना जरूरी है। तो जीएसटी काउंसिल यानी कि जो समिति है वो रिकमेंडेशन देगी टू स्टेट एंड यूनियन दोनों को, है ना, स्टेट एंड यूनियन दोनों को, रिगार्डिंग इन मैटर्स में,
कि कितना टैक्स है, कितना सेस है, कितना सरचार्ज है जो कि जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस, सेसेस, अभी सेस सरचार्ज क्या हमने पीछे वाली क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, हम इसको बता देंगे। ठीक है, एंड सरचार्ज, ये सारी चीजें कौन कौन से होंगे जो जीएसटी के तहत आएंगे। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि सेस सरचार्ज हैव बीन सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी व्हिच हैव बीन डिसाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो किसके द्वारा ये डिसाइड किया गया था, जीएसटी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, ये फैसला किसके द्वारा लिया गया, जीएसटी काउंसिल के द्वारा। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। एग्जेम्प्टेड का मतलब बाहर रखा जाना, सब्ज्यूम का मतलब समाहित कर लिया। ठीक है, समाहित कर लिया। टर्नओवर की लिमिट कितनी होनी चाहिए जिससे कम में गुड्स एंड सर्विस में भी एग्जेम्प्टेड, मतलब कि वो लिमिट कितनी होनी चाहिए कि जैसे कहा जाता है ना कि इतने लाख रुपए तक जीएसटी आपको नहीं पे करना टर्नओवर तक। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि जीएसटी में जो एग्जेम्पशन है, जीएसटी में जो एग्जेम्पशन है उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं। ठीक है, प्रॉफिट का क्या प्रतिशत है उसकी बात नहीं की गई है, टर्नओवर की बात की गई है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है। अब द रेट इंक्लूडिंग फोर फ्लोर रेट्स विद बैंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कि रेट क्या होना चाहिए, किस दर से किस दर के बीच, है ना, किस दर से किस दर के बीच, तो फ्लोर रेट, फ्लोर रेट बोलेंगे इसको। ठीक है, किस दर से किस दर के बीच, तो ये हो गया फ्लोर रेट। और बैंड जिसपे कि जीएसटी लगाना है, जैसे मान लीजिए कि एक है 10% बैंड में इतनी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो वो जो है कौन डिसाइड करेगा, ये काउंसिल डिसाइड करेगी। एनी स्पेशल रेट, मान लीजिए कोई और दर डिसाइड करना है, किसी खास पीरियड के लिए डिसाइड करना है, कुछ एडिशनल रिसोर्स संसाधन इकट्ठा करना है ना। किसके लिए संसाधन, अक्सर देखो जब कोई नेचुरल डिसास्टर हो जाता है, बाढ़, सूखा या ऐसी कोई त्रासदी जैसी चीजें आ जाती हैं, तो ये काम करना पड़ता है क्या, कि एडिशनल रिसोर्स जनरेट करने के लिए कुछ और टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, और ये फैसला कौन कर सकता है, जीएसटी काउंसिल। ये फैसला जीएसटी काउंसिल कर सकती है कि हाँ एडिशनल जो फंड है कितना कैसे कहाँ पे इकट्ठा करना है। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल डिसास्टर या कैलेमिटी के लिए जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं कि हाँ अतिरिक्त सूखा, अतिरिक्त बाढ़ या और भी कई प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनकी जिनके कंपेंसेशन के लिए जीएसटी काउंसिल एडिशनल रिसोर्स की व्यवस्था करने के लिए अलग से टैक्स की रिकमेंडेशन दे सकता है। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय एक उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों में कम से कम 3/4 बहुमत से लिया जाएगा। मतलब ये कि कोई भी काउंसिल का डिसीजन 3/4 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए, तब माना जाएगा कि जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है। केंद्र सरकार का भार कितना होगा, एक सेकंड बस, इतना बस, हाँ, केंद्र सरकार का भार कितना होगा, तो केंद्र सरकार के जो मतों का भार है, केंद्र सरकार के मत का भार है, वोटों का भार है, वो कितना है, 1/3। और राज्य सरकार के मतों का भार है 2/3। इसीलिए तो बोला जाता है कि जीएसटी ने टैक्स डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया है। अगर ये आ जाए कि जीएसटी टैक्स डिसेंट्रलाइजेशन लेके आई है, नो, भारत में पहले से टैक्स अलग अलग हैं, डिसेंट्रलाइज्ड हैं। ठीक है, इसको प्रमोट किया है क्योंकि इसमें राज्यों के पास डिसीजन लेने का जो मेजोरिटी है वो कितना है, 2/3, है ना।
अब आप सोचेंगे कैसे ये एक ही तरह के एग्जाम्पल बार बार दिखा रहे हैं? नहीं, ये एक ही तरह के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, इनमें ना अंतर है। कैसा अंतर है कि हाँ, यहाँ पे अब जैसे देखते हैं कि ए ने मान लीजिए क्या बनाया, रबर। हम अब ये समझेंगे ना कि जीएसटी में सी जीएसटी और एस जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। और उसके लिए हम जो है फिर से देखते हैं कि ए मान लीजिए रबर बनाता है, मूल्यवर्धन कितने अमाउंट का किया, 100 रुपए का किया, ठीक है, और टैक्स का अमाउंट कितना है, मान लेते हैं 18% है। तो ए में जो टैक्स कलेक्शन हुआ कितना, 18% का, तो वो बराबर बराबर सी जीएसटी 9 और एस जीएसटी 9 के रूप में सरकारों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, बराबर बराबर। तो ये तो रहा जीएसटी का, कि जीएसटी में जो टैक्स लगाया गया यूनियन के द्वारा वो सी जीएसटी और एस जीएसटी में बराबर बराबर सी जीएसटी केंद्र को और एस जीएसटी राज्य को प्राप्त हो जाएगा। ये तो एक बात हुई। तो उसी तरह के ये लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इनपुट इनके लिए शून्य है। ए ने रबर में जो वैल्यू एडिशन किया, मूल्यवर्धन किया, वो 100 रुपए का है। क्योंकि इन्होंने कोई टैक्स ऑन टैक्स पे नहीं किया इसलिए इनका जीएसटी रिफंड शून्य है ना। सेल प्राइस आया 100 रुपए, टैक्स दिया 18 रुपए, तो इनवाइस बना 118 रुपए का। अब ये देखो 18 रुपए का बर्डन इनके ऊपर नहीं है, इनके ऊपर है, सॉरी इन्हीं के ऊपर है, बट ये एक बार टैक्स पे कर रहे हैं, ये अभी टैक्स ऑन टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, ये सिंगल टैक्स है। अब बी ने वैल्यू एडिट किया, मान लीजिए उसने रबर को टायर बना दिया, 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, तो जो कॉस्ट है किसके, बी के लिए 118 है। बी ने वैल्यू एडिशन कितने किया, 200 रुपए का, तो कायदे से 200 रुपए और ये 100 रुपए, वैल्यू एडिशन इतना ही हुआ है 300, तो 300 रुपए में 18% टैक्स लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टैक्स का अमाउंट जुड़ा है और बी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ बी पहले टैक्स पे करेगी, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट के मैकेनिज्म के माध्यम से ये 18 रुपए टैक्स अपने वापस ले लेगी बाद में। उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो मैकेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं क्या, जीएसटी रिफंड, ठीक है। अब हाँ, जैसे मैंने बोला कि सेल प्राइस इनका कितना हो जाएगा, 300, चूंकि इनको इनका जीएसटी रिफंड मिल गया, यहाँ पे जो इन्होंने एक्स्ट्रा पे किया वो इनको मिल गया। सेल प्राइस 300 आएगी, जीएसटी 18% लगेगा, किस अमाउंट पे लगेगा, तो 300 पे लगेगा, तो 300 पे 18% लगेगा, 54 रुपए टैक्स हो गया। आइडियली 354 रुपए जो है बी ने वस्तु कंज्यूमर को, और 364 रुपए में से कितना, 54 में से 54 रुपए सरकार का टैक्स है, तो वो सरकार को दे देना चाहिए। अब सरकार उसका बंटवारा कैसे करेगी, तो सी जीएसटी एस जीएसटी जिनमें बराबर हैं उन पे सरकार 18 रुपए तो पहले स्टेट्स को देगी, है ना, 18 रुपए तो स्टेट्स को देगी। एंड अच्छा कोई नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे 54 रुपए है, तो ये 54 रुपए है, एक मिनट देखते हैं, 54 रुपए है, ये टोटल टैक्स का अमाउंट बना। अब ये 54 रुपए किसने पे किया, बी ने पे किया, इसलिए बी का हक बनता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से 18 रुपए जो उसने पहले पे किया था, अब दोबारा फिर 18% पे कर दिया है, तो 18 रुपए उसने ज्यादा पे किया, वो उनको जीएसटी रिफंड के तौर पे प्राप्त हो। इन्होंने, क्यों हम कहते हैं कि इनको सिर्फ जो है 36 रुपए देना चाहिए, 18 नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मूल्यवर्धन किया केवल 200 का, और 200 रुपए के हिसाब से आप 18% निकालोगे, ठीक है, तो 36 रुपए ही आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें जो है आ, इसमें हम लोगों ने ये सारी पॉइंट तो देख लिए, इसके अलावा एक बार ये देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए 54 रुपए आया ना टोटल टैक्स का अमाउंट, तो आपकी समझ के हिसाब से
54 रुपए, 54 रुपए अगर हम CGST और SGST बराबर बराबर देते हैं तो कितना कितना आना चाहिए? 27 रुपए केंद्र के हिस्से में और 27 रुपए राज्य के हिस्से में, है ना। आप चेक करते हैं कैसे, 9 रुपए तो दोनों को प्राप्त हो गया ना। अच्छा, यहां पे 54 रुपए सरकार ने टैक्स लिया, 18 वापस कर दिया किसको? बी को, GST रिफंड के माध्यम से। तो गवर्नमेंट को 18 वापस करने के बाद 54 में से 18 कम कर दो, कितना आएगा? 36। ये 36 रुपए CGST और SGST में बटेगा तो कितना कितना आएगा? 18। ठीक है, ये वही 18 उनको फिर मिल गया। तो ये 18 और ये 9, 27 रुपए होते हैं ना, तो यही हमारा 27 रुपए है। हाँ, इसका मतलब ये कि सही है। ठीक है, द GST रेट इज 18% कंप्राइजिंग ऑफ CGST रेट 9% एंड SGST 9%। ठीक है, न्यूज कब की है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। GST के कार्यान्वयन की कुछ महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि ये जब इंप्लीमेंट होता है तो क्या क्या चीजें, देखो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें, इनको देख लेते हैं। GST में जो भी रेवेन्यू अर्न किया जाता है ना, लिखा है यहाँ पे कि GST रेवेन्यू अर्न फ्रॉम GST इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है राज्य के अंदर। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, सेलर एंड बायर जिसमें कि एक ही स्टेट में लोकेटेड हूं, एक ही राज्य के अंदर लोकेटेड हूं। ठीक है, तो रेवेन्यू अर्न फ्रॉम GST एक ही राज्य के अंतर्गत हूं, तो दोनों राज्यों के बीच में बराबर बराबर एक मिनट शेयर्ड इक्वली ऑन 50-50 बेसिस बिटवीन सेंटर एंड रेस्पेक्टिव स्टेट। हाँ, अगर दोनों एक ही राज्य के अंतर्गत है, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी है, ठीक है। अब नोएडा में कोई वस्तु बनती है, नोएडा में कोई वस्तु बनती है, मान लीजिए ए नोएडा में लोकेटेड है, बी भी नोएडा में लोकेटेड है, ये वाले उदाहरण में जो ऊपर ये ए बी है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चर है ना, दो लोग की कंट्रीब्यूशन के बाद कोई वस्तु फाइनल बन रही है। ठीक है, दोनों एक ही राज्य में है, तो अगर ये टैक्स का हमारा अमाउंट कितना आया था? 54 रुपए, है ना। तो 27 यूपी भी 27 लेगा और केंद्र की जो सरकार है वो भी 27 रुपए लेगी, है ना। क्योंकि वहां पे जो मैन्युफैक्चरर है ना सारे, वो कहाँ पे? एक ही स्टेट के अंदर हैं, इसलिए इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्सिटी इसके बाद आती है। कैसे? वो यूं कि जब मैन्युफैक्चरर ए और मैन्युफैक्चरर बी अलग अलग जगह हों, सेलर ए बिलोंग टू यूपी, सेलर बी बिलोंग टू MP और उपभोक्ता बिहार से संबंधित है, तो संपूर्ण GST यानी कि 9 रुपए और 18 रुपए यानी कि 27 रुपए टोटल, पिछले वाले उदाहरण में, पिछले वाले चार्ट में देखो, उस स्टेट को दिया जाएगा जहां उपभोक्ता बेस्ड है। ठीक है, जहां उपभोक्ता है उसको 27 रुपए दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता आधारित टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है GST। ठीक है, GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हाँ, तो इस वजह से जहां उपभोक्ता आधारित है, जहां उत्पाद का उपभोग किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर बिहार, ओरिजिन स्टेट से इसका लेना देना नहीं है। यही कारण है कि GST का उपभोग, GST को उपभोग और गंतव्य आधारित टैक्स कहा जाता है, यानी कि कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाएगा। ठीक है, ये कथन सही है अगर ये आ जाए कि GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, हाँ सही है। GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, हाँ तब भी सही है। मतलब GST जो है कंजम्पशन का हिंदी में मतलब होता है उपभोग। ठीक है, यदि ए और बी अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ए और बी के बीच लेन देन पर केंद्र द्वारा IGST लगाया जाएगा। मतलब ये
ए है यूपी में, बी है एमपी में, हाँ दोनों अलग अलग राज्यों से संबंधित, तो ए और बी के बीच में लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ ना पीछे, याद है 100 रुपए का है, तो आईजीएसटी लगाएगा, आईजीएसटी लगाएगा। ठीक है, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के बराबर होता है, ये मैंने पीछे बता दिया था। अंततः केंद्र और उपभोक्ता राज्य समान रूप से वितरित किया जाएगा। तो पहले तो हमको बात पता चल गई कि इसमें आईजीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये दो राज्यों के बीच की बात है, दो अलग अलग राज्यों के बीच की बात है। ठीक है, और उसका जो पैसा आएगा, जैसे 54 रुपए आया ना, 54, तो ये 36 रुपए, एक मिनट, 27 रुपए, 27 रुपए और 27 रुपए ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में बंट जाएगा। ठीक है, तो ये किसका महत्वपूर्ण पहलू है। और इसमें एक दो चीज देखते हैं बस, ये ज्यादा अब टेक्निकल नहीं रह गया, समझने वाली चीजें गुजर गई, इसलिए उनको थोड़ा आराम से समझाया गया है ना, ये चीज थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएंगी। यदि बी, बी पीछे वाले उदाहरण में बी, यहां पे बी है ना, बी, यदि बी रादर देन सेलिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, मतलब ये कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं बी। ठीक है, अब कैसे होगा? अब तो कंज्यूमर जो है, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, और कंजम्पशन है विदेश में, यानी कि देश के बाहर, तो उस पर कैसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का अमाउंट अदा किया जाएगा? जैसे मान लीजिए कि बिहार में अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ, गुजरात में प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ, तो उत्पादक वो उपभोक्ता जहां पे है, कंज्यूमर जहां पे है, टैक्स का अमाउंट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शेयर कर लिया गया। लेकिन अगर वस्तु एक्सपोर्ट हो रही है, तो क्या अमेरिका वालों को हम लोग टैक्स का पैसा देंगे क्या? नहीं। इस कंडीशन पर देखो, वस्तु अगर एक्सपोर्ट हो तो, या एसीजेड में, एसीजेड जाओ, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि एक्सपोर्ट करने के केस में जो मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मान लीजिए ए ने आधा काम किया, बी ने आधा काम किया, और बाकी केंद्र की सरकार तो है ही है ना, केंद्र की सरकार तो है ही, तब जो 27 रुपए वो हाँ 54 रुपए आए थे उदाहरण में, तो उसमें से 27 रुपए तो केंद्र का हो गया। ठीक है, 27 रुपए हो गया केंद्र का, और बी जिस राज्य से बिलोंग करता है, अगर बी मध्य प्रदेश से है, तो 27 रुपए राज्यों को बन रहा है एसजीएसटी। यहाँ पे देखो एक मिनट, एसजीएसटी कितना बन रहा है? 27 बन रहा है ना, तो 27 रुपए में ए जिस राज्य से है वहां पे 9 रुपए, क्योंकि ए ने 9 रुपए पे करे हैं, और 18 बी ने पे किए हैं, तो बी जिस राज्य से है उस राज्य की सरकार को 18 रुपए दिए जाएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं क्या कि जीएसटी जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। भाई बी ने ज्यादा टैक्स पे किया और एक्सपोर्ट हो गया सामान, सामान एक्सपोर्ट हो गया, तो टैक्स का पैसा जो है राज्यों को वापस मिल गया, टैक्स का पैसा राज्यों को वापस मिल गया। और एक मिनट, रिफंडेड एंड क्रेडिटेड बैक टू सप्लायर्स ए एंड बी। ये हाँ, ये ए एंड बी है ना, ये यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट के केस में इन्हीं ए और बी को आ गया। जिन जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ जैसे मान लीजिए ए है, तो ए को 9 रुपए ए ने टैक्स पे किया, बी ने 18 पे किया, तो इनको 18 और 27 रुपए केंद्र की सरकार को, केंद्र को ये प्राप्त हो जाएंगे। एक मिनट, the GST paid the entire value chain and IGST paid to the border refunded back to suppliers A and B so effectively। हाँ एक सेकेंड, इस केस में, एक्सपोर्ट वाले केस में जो मैन्युफैक्चरर हैं
उनको, ये जो मैन्युफैक्चरर है ना उनको, एक सेकेंड, हाँ, एक्सपोर्ट वाले केस को फिर से समझ लीजिए, एक्सपोर्ट वाले केस को और एसईजेड वाले केस को, ये दोनों केस को देखो। एसईजेड अपने आप में एक्सपोर्ट ही माना जाता है, सेल्स को एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए 54 रुपए टैक्स था टोटल, तो इसमें ए का हिस्सा कितना था और बी का हिस्सा कितना था। ए ने कितना पे किया 18 रुपए, बी ने कितना पे किया 54 रुपए, वो 36 रुपए, बी ने 36 रुपए आइडियली पे किया। इसको यहां पे देख लेते हैं। यस, ए ने 18 रुपए टैक्स पे किया है, बी ने 54 पे किया, लेकिन उनको 18 वापस आ गया, तो आइडियली इन्होंने कितना पे किया 54 रुपए, वो 54 पे किया, 18 वापस मिल गया, तो इन्होंने 36 रुपए टैक्स पे किया बी ने। तो अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो जाए या एसईजेड को बेच दिया जाए, एसईजेड सेज, तो सेज के केस में भी हम उसे एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये 36 रुपए बी को और ये 18 रुपए ए को वापस मिल जाएंगे। तो क्या आप ये कहेंगे कि एक्सपोर्ट वाला प्रोडक्ट जो है उसमें कोई टैक्स लगा? ये तो टैक्स नहीं लगा, एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं लगा। बस क्यों रहा है, एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट में कोई टैक्स नहीं लगा, और इसीलिए बोला जाता है कि एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब टैक्स फ्री, एक्सपोर्ट्स में कोई टैक्स नहीं लगा, एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड टैक्स फ्री। और अगर वो वस्तु एसईजेड को भी बेची जाए तो वो भी जीरो रेटेड रहेगी, मतलब वो भी टैक्स फ्री रहेगा। इसीलिए ये वाले आर्टिकल की जो एक्चुअल प्राइस निकल के आएगी वो डोमेस्टिक प्राइस से सस्ती रहेगी, है ना, डोमेस्टिक प्राइस से सस्ती रहेगी। जैसे मान लीजिए सेम उत्पाद हो सकता है कि यूपी बिहार में महंगा हो और वही उत्पाद जो विदेश के किसी देश में सस्ता हो, क्योंकि विदेश में सामान को ज्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, है ना, ज्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है कि एक्सपोर्ट्स को सस्ता बनाने के लिए, तभी एक्सपोर्ट को सस्ता बनाने के लिए इनको जीरो रेटेड यानी कि टैक्स फ्री रखा गया। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था जीएसटी का। एक और चीज, आयात के मामले में सीमा शुल्क और आईजीएसटी लगाया जाता है, क्योंकि आयात भी इंटर स्टेट सप्लाईज को पूरा करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर सूरत के पोर्ट पे कोई वस्तु आती है तो क्या वो सिर्फ गुजरात में बिकेगी, या चेन्नई जाएगी, मुंबई जाएगी, कोलकाता जाएगी, लखनऊ जाएगी, है ना? तो ऐसी कंडीशन पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। आईजीएसटी क्यों? ये इंटर स्टेट सप्लाईज हैं, ठीक है, इनके जो उपभोक्ता होंगे वो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, ठीक है, इसलिए इन पे लगाया जाएगा आईजीएसटी। और क्या लगाया जाएगा? सीमा शुल्क, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा अभी भी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये ई वे बिल जैसी नामक क्या चीज है। ई वे बिल क्या चीज है? ई वे बिल, तो ई वे बिल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो कंप्यूटर पे बनता है, कंप्यूटर पर बनता है। जीएसटी सिस्टम के तहत किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने पर उस सामान का ऑनलाइन बिल रिकॉर्ड किया जाता था, जिसे जीएसटी यह बिल जीएसटी पोर्टल पर दर्ज हो जाता है। अब देखो, दो बातें आपको इसमें पता रहना चाहिए कि जैसे पहले वस्तु भी जब भी कोई गुड्स मूव करता था सड़कों में तो रोड परमिट बनवाना पड़ता था। बस ये रोड परमिट की जगह पर ई वे बिल आ गया है, ये समझिए, ठीक है। तो ई वे बिल एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो कंप्यूटर पर बनता है। जीएसटी सिस्टम के तहत किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या भेजने पर उसे ऑनलाइन बिल तैयार किया जाता है। यह बिल जीएसटी पोर्टल पर दर्ज हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा अब इसमें देखना है, काम की बात यह है कि इसमें डेटा क्या क्या है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि अभी यहाँ पे कई कोचिंग वालों के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने होली के दौरान एक मीटिंग करी, ये समझने के लिए कि आखिर यूपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं तैयारी में। यूपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें तैयारी में क्या होती हैं, तो उसमें जो मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा कि देखो यूपीएससी में अगर कोई कंटेंट बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो समझ के लिए थोड़े से पैरामीटर को ज्यादा ब्रॉड करने चाहिए। लेकिन समझ में आना या ना आना प्राइमरी स्टेज है। अगर समझ में ही नहीं आ रहा तो सिलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो समझ में आना तो प्राइमरी कंडीशन है, ठीक है। और अगर समझ में आना शुरू हो जाए, मान लेते हैं कि समझ में आ रहा है, तो कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो कंटेंट बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन कंटेंट्स में यूपीएससी के लेवल के आंसर और डिलीवरी हो पा रही कि नहीं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सो कंटेंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज ना काफी ये पेन परेशान कर रहा है एंड आई डोंट नो रीजन क्या है, अपडेट वगैरह मांग रहा है या कुछ और बात है, तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आई डोंट नो, चलो बाद में चेक करेंगे, अभी इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ई वे बिल हमने समझा कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब रोड में सामान जाता है तो ये इन सप्लाईज के अगेंस्ट में एक बिल बनता है जो जीएसटी पोर्टल पर जनरेट होता है, जीएसटी पोर्टल पे दर्ज होता है, ठीक है, ऑनलाइन इसे बनाया जा सकता है। अब इसकी डिटेल्स क्या होती हैं और कंडीशन क्या होती हैं, ये दो चीजें समझना जरूरी है। यहाँ पे समझना जरूरी है, इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो बहुत आसान है। इसमें कंसाइनर का नाम है, ठीक है, कि जिसका भी वो कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट मतलब सामान, ठीक है, कंसाइनिंग किसको भेजा जा रहा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब कौन भेज रहा है, किसको भेजा जा रहा है उसके नाम, पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब किस जगह से भेजा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर चेन्नई से भेजा रहा है तो चेन्नई हम लिखेंगे, और कंसाइन, हाँ, और उसका डेस्टिनेशन कहाँ भेजा जा रहा है, मान लीजिए मुंबई भेजा जा रहा है तो हम मुंबई लिखेंगे, ठीक है, और रूट कि कौन से रूट से जाएगा, एनएच कौन सा फॉलो होगा, ठीक है, इसके अलावा स्टेट हाईवे कौन सा फॉलो होगा, वो पूरा रूट जो ये फॉलो करेगा, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रक है, ट्रक जा रहा है तो उसका पूरा बताना पड़ेगा कि ट्रक आया कहाँ से, जाएगा कहाँ पे, इसका कंसाइनर कौन है, कंसाइनर मतलब कौन इस वस्तु को भेज रहा है, किसको भेज रहा है ना, और किस रास्ते से भेज रहा है, ये पांचों बातें होनी चाहिए। तो ये कंटेंट है ना, ये आपको सिलेक्शन कराता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कंटेंट ही ना होना तो आपको आपने जितना पढ़ा वो आपको समझ में आ गया, ठीक है, बट चूंकि आपने पूरा कंटेंट ही नहीं पढ़ा ना, तो यूपीएससी में आपको दिक्कत होगी। इसलिए यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए राइट कंटेंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ में नहीं आएगा तो समझ में तो दोबारा आ जाएगा, है ना, अगर एक बार नहीं आया, लेकिन राइट कंटेंट का होना बहुत जरूरी है यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए। और इसकी कंडीशन क्या है ई वे बिल की, ये देख लेते हैं, इजी है, साथ में बस जल्दी से पढ़ लीजिए, हो गया। यह बिल 50,000 रुपए से अधिक का भी, हाँ 50,000 रुपए या उससे अधिक मूल्य के सामान को जब भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है तो ई वे बिल मैंडेटरी होता है। और ये जीएसटी अधिनियम की धारा 68 के तहत आवाजाही शुरू होने से पहले पंजीकृत ट्रांसपोर्टरों द्वारा एक ई वे बिल तैयार किया जाता है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब भी आप ट्रैवल अपना डिसाइड कर रहे हो ना, तो ट्रैवल के पहले, एक्चुअल में ट्रैवल होने से पहले ही ये ई वे बिल जनरेट कर लिया जाता है। पुराने सिस्टम में कागज पर बनाए जाने वाले इस बिल को रोड परमिट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जब वैट रिजीम था, मतलब जीएसटी के पहले जो वैट सिस्टम था, उस समय इसको वे बिल कहा जाता था, वही अब ई वे बिल हो गया है, ठीक है, अब उसी को ई वे बिल कहते हैं। इसकी जो मान्यता है, अगर 100 किलोमीटर तक के लिए है तो मान्यता 1 दिन की होती है इस ई वे बिल की। अब जो ई वे बिल आपने जनरेट किया है, ई वे बिल जो आपने जनरेट किया है, तो अगर इस 100 किलोमीटर तक के लिए है तो 1 दिन के लिए मान्य है ना। अगर 1000 किलोमीटर के लिए तक ले जाना है सामान को तो 15 दिन तक इसकी मान्यता रहती है, ठीक है।
1000 किलोमीटर या उससे अधिक है तो उसके लिए 15 दिन तक मान्यता। 15 दिन इज टू मच। अगर किसी स्थिति में सप्लायर या रिसीवर, सप्लायर मतलब जो इसको सप्लाई कर रहा है, जो उसको प्राप्त करेगा, उसने बिल नहीं बनवाया तो वस्तु भेजने वाला ही ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल जारी करना अनिवार्य होगा। किसके लिए अनिवार्य होगा? जो उस वस्तु को भेज रहा है, ठीक है, वस्तु भेजने वाले ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्ट कंपनी होंगी ना, तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी वस्तु भेज रही है वो ई वे बिल बनवाएगी, ठीक है। इस बिल को जनरेट करने के लिए दो तरीके हैं। आप ये बिल एसएमएस से जमा हो सकता है या आप आधिकारिक पोर्टल में जाके भी बनवा सकते हैं, बन सकता है, एसएमएस से भी बन सकता है। देखो सरलीकरण चीजों को किया गया है और यही सारी चीजें जो है जब भी आएगा क्वेश्चन में तो यही सारी चीजें फंसाएगा। नाउ व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम? देखो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसे अपनाने पर आपको अपने सभी लेन देन के अलग अलग डिटेल नहीं देना पड़ता। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा व्यापारी है, अब जिसका कि टर्नओवर कुछ 1 करोड़ या 80 लाख मान लीजिए उसका टर्नओवर है, तो कहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढेगा और छोटे छोटे डिटेल्स देगा कि इतना हमारा टैक्स बन रहा है, इतना हमारा रिटर्न बन रहा है। ये सब अपने आप में उसके लिए बहुत टिपिकल काम हो जाता है छोटे व्यवसाय के लिए। तो उनको सरलीकरण करने के लिए एक निश्चित प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा। वस्तुओं के कारोबार में ये 1% है और सेवाओं के कारोबार में 6%। उनकी कैटेगरी के हिसाब से 6% तक ये टैक्स चुकाना पड़ेगा, है ना। गुड्स के केस में कितना है? 1%। सामान्य श्रेणी के राज्यों के केस में सालाना टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ रुपए है या इससे कम है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में ये टर्नओवर 75 लाख है, ठीक है, गुड्स के लिए एंड सेवा के लिए 50 लाख है, तो व्यवसायी को कंपोजिशन स्कीम का विकल्प है। विकल्प होने का मतलब ये कि अगर वो जीएसटी ही पे करना चाहता है उसकी चॉइस है, अन्यथा उसके पास कंपोजिशन स्कीम का विकल्प है। कंपोजिशन स्कीम अपने आप में सस्ती है, उनकी जो दरें हैं वो नॉर्मल जीएसटी से बहुत कम है, नॉर्मल जीएसटी से बहुत कम है। जो केंद्र सरकार ने अभी ये स्कीम लॉन्च करी है तो उसके पीछे उद्देश्य बस इतना है कि सरलीकरण हो जाए छोटे व्यापारियों का, ठीक है, उनको जो है आसानी से टैक्स को पे कर सकें बस। इसके एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम का पार्ट नहीं है? आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू वाले, ये सब बहुत छोटे व्यवसायी हैं, तो इनको जो है इनसे बाहर रखा गया है। दूसरे राज्यों में कारोबार करने वाले व्यवसायी को इससे बाहर रखा गया है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सनल, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये सारी चीजें ये सारे भी इससे बाहर हैं। ई कॉमर्स कंपनियों में ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी इससे बाहर हैं कंपोजिशन स्कीम से, ठीक है। अब इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन से बेनिफिशियरी हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं। बेनिफिशियरी तो बहुत हो जाएंगे, है ना, एक्सक्लूजन कौन कौन से अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इनके माध्यम से एक्सक्लूड कर लोगे, ठीक है। बहुत बहुत कठिन नहीं था ये तो इजी है। कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले कारोबारी टैक्स इनवॉइस नहीं जारी कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, मान लेते हैं कोई कन्फेक्शनर है, मिठाई वाला, तो वो जो है कंपोजिशन स्कीम के तहत 1%, अगर आप गुड्स बना रहे हो, हाँ तो गुड्स है, 1% आपने मान लीजिए टैक्स लिया, तो ये कोई बिल नहीं बना सकते कि हाँ आपने 100 रुपए की मिठाई खरीदी और ये 1% टैक्स आपका हो गया, नहीं, ये गलत है। यानी कि ये छोटे व्यापारी जो इनका 1% अगर गुड्स का इनका जो भी कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्स बन रहा है, ये अपने प्राइस एमआरपी पे एडजस्ट करेंगे, अलग से वो टैक्स इनवाइस नहीं जनरेट कर सकते, है ना। वो ग्राहकों से अलग से टैक्स लेने का उनका कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए वो टैक्स इनवाइस जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बजाय कंपोजिशन कारोबारियों को अपनी जेब से टैक्स चुकाना पड़ता है। मतलब जो जेब से तो नहीं चुकाते, इतने भी अच्छे नहीं है व्यापारी। जो एमआरपी होता है, जैसे आप मान लो अग्रवाल स्वीट वाला है मुखर्जी नगर में, तो इसका कितना टर्नओवर होगा? अरे इसका डेली का 7-8 लाख टर्नओवर है, ठीक है, डेली का 7-8 लाख टर्नओवर है।
तो ये पे करेगा जीएसटी। ये कंपोजिशन स्कीम से बहुत ऊपर हो गया है ना। बाकी जो छोटे वाले हैं तो वो अब 1% टैक्स लेते हैं, तो एमआरपी में उसे अपना जोड़ जाड़ लो, अलग से उसके लिए जो है आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। आप अपनी खरीदारी पर चुकाए गए जीएसटी के बदले में इनपुट टैक्स क्रेडिट, बार बार हम बात कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम के तहत आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से अपने टैक्स रिटर्न का क्लेम नहीं ले सकते हैं। टैक्स रिटर्न का क्लेम नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों? बिकॉज कंपोजिशन में ऑलरेडी टैक्स का अमाउंट सिर्फ 1% के आसपास है, नहीं तो नॉर्मल कॉर्पोरेशन के लिए करीब 25% के आसपास है, 25%। तो इसलिए कंपोजिशन स्कीम के तहत चीजें इकोनॉमिकल रहे, गरीबों के लिए भी, बनाने वाले को लिए भी। इस वजह से कंपोजिशन स्कीम के माध्यम से उस चीज का विंडो रखा गया है। अब जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या है? जैसे मैंने बोला ना कि जब जीएसटी लागू किया गया, ठीक है, इसमें सीजीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। अब इस आईजीएसटी के कारण ज्यादा हुआ है, क्या? राज्यों को नुकसान, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो व्यवस्था है उसे बोलते हैं कंपेंसेशन सेस। ठीक है, कंपेंसेशन सेस। इनमें ज्यादा लॉस किसको हुआ है? क्योंकि जीएसटी उपभोग आधारित कर है, यानी कि टैक्स कौन वसूल रहा है? उपभोग करने वाला राज्य, जैसे बिहार। ठीक है, नुकसान किसका हुआ? बनाने वाले का। तो उत्पादन राज्यों को नुकसान हो रहा है, उत्पादक राज्यों को, जहां पे चीजें बन रही हैं। ठीक है, इसलिए कई सारे राज्यों ने उसका विरोध भी किया था। इन राज्यों को आश्वस्त करने के लिए कंपेंसेशन का विचार रखा गया था। केंद्र ने 5 वर्ष की अवधि हेतु जीएसटी कार्यान्वयन के कारण किसी भी कमी के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति का वादा किया है। मतलब जो भी 5 साल तक इनकी जो भी क्षतिपूर्ति हुई है, साल दर साल, 5 साल, आने वाले 5 साल यानी कि 2017 से लेकर 22 तक, ये कंपेंसेशन का स्कोप था। अब ये तो उतना नया नहीं, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अब घट गई है। ठीक है, इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस घट गई है। और देख लेते हैं इसमें कंपेंसेशन सेस। तो ये जो है 2022 में समाप्त होने से पहले 5 वर्षों के लिए 14% की, हाँ, के आधार पर कितना है? 5 वर्षों के लिए 14% की वृद्धि से नीचे किसी भी राजस्व की कमी के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है। मतलब ये कहने का कि जीएसटी लागू होने के बाद अगर किसी राज्य को 14% राज्य की जो राजस्व है वो 14% तक कम हो गया है। ठीक है, 14% तक कम हो गया है, तो उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा। किस तरह से? कंपेंसेशन सेस लगाकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलकुलेटेड द टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम 2012-13 से लेकर 13-14, 13-14, 14-15, 14 एंड 14-15 से लेकर 15-16, दैट इज फॉर 3 years, एंड इट फाउंड दैट एवरेज एनुअल ग्रोथ जो है वो 14% की थी, और यही 14% का नुकसान होगा राज्यों को। ठीक है, इसीलिए उसने बोला कि अगर किसी भी राजस्व में कमी आ रही राज्यों को, तो उनको क्षतिपूर्ति की गारंटी ये देता है। जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को हर 2 महीने में मुआवजे के रूप में उपकर दिया जाएगा। असलियत यह है कि राज्यों का इतना क्लेम बाकी है कि राज्य जो है वो केंद्र से इस मामले में 2-3 साल से कोई ना कोई जो है खटपट कोई ना कोई स्टेट की लगी रहती है, और मामला जो है कोर्ट में कई बार गया है ये। ठीक है, बट अब चूंकि इस चीज के लिए जीएसटी की काउंसिल है, तो कोर्ट में मामला जा नहीं सकता है। ये देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एस्टिमेट जो लगाया था उसमें यह था कि हाँ 14% का करीब लॉस होगा। किस हिसाब से? बेस ईयर 2000
15-16 के हिसाब से, ठीक है। और इसमें कुछ खास है, एक कंपेंसेशन फंड बनाया जाएगा जिसके माध्यम से ये जो कंपेंसेशन की क्षतिपूर्ति हो रही है ना वो किया जाएगा। और ये जो कंपेंसेशन सेस है ये पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, फिर वहां से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको ट्रांसफर किया जाएगा जीएसटी कंपेंसेशन फंड में। अब जो जीएसटी कंपेंसेशन फंड है ये कहाँ पे है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में है, और यहां से इसको भेजा जाएगा स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये इसका सही सीक्वेंस है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सेस जाएगा, फिर से वहां से कंपेंसेशन फंड में जाएगा। कंपेंसेशन फंड कहाँ पे है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। एक मिनट, इसको यहां से बनाना चाहिए, यहां से ऐसे बनाना चाहिए, ये नहीं। और ये जो कंपेंसेशन फंड है, हालांकि सही वो भी है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई त्रुटि हो, बट ये कि ये फंड इसके अंतर्गत है, इसलिए हम इसको जो है जीएसटी कंपेंसेशन फंड से डायरेक्ट स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। राज्यों की चिंता बस वही, राजस्व का लाभ, राजस्व की कमी है ना, आर्थिक मंदी और घटता हुआ हस्तांतरण, थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसको देख लेंगे। समाधान के लिए कंपेंसेशन सेस है, यही कंपेंसेशन सेस जिसकी हमने बात करी। सरकार इसकी अवधि 2026 तक बढ़ा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 साल तक इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब ये 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। ये एक क्वेश्चन है बहुत इजी सा, आप इसको अब अटेम्प्ट करना, कमेंट सेक्शन में बताइए आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट में थोड़ा सा ना अपने अपने बारे में बताना जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और ये बेल बटन जो है ना इसको एक बार बस क्लिक कर देना है ऑल पे, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट, हाँ कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट बहुत नेसेसरी हैं, इसलिए आप अपने कमेंट जरूर करिए, अपनी अपनी बात रखिए। आपको लेक्चर पसंद आया या नहीं इस बात में भी आप अपनी राय जरूर दीजिए। तो हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।